नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद संडे स्पेशल सीरीज के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या सक्सेसफुल रहा है भारत में या अब फ्लॉप हो चुका है? आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट में बने रहिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कॉमेंट कर दीजिए। आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया। ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया। पेपर हो या प्लास्टिक, कम मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो इसके पीछे चार मेन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यह है कि भारत के इंपोर्ट्स को कम करना। दूसरा, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रो करना। भारत के एक्सपोर्ट्स का बढ़ना और भारत के अंदर लगातार और ज़्यादा मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना। अब हम इन चारों का आकलन करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी क्या पोजीशनिंग है। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट्स की। इंपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भारत के अगर कम होंगे तभी मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। तो इंपोर्ट्स का अगर एनालिसिस करें तो डेटा के अनुसार ये पता चलता है कि साल 2014 में भारत के इंपोर्ट्स थे 25.95%, जो साल 2023 में कम होकर हो गए 23.96%। अब इन 9 सालों के अंदर भारत के इंपोर्ट्स कितने कम हुए? उनका नंबर है 1.9%। अब ये बहुत कम है। भारत के इंपोर्ट्स कम तो हैं, भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम तो हुई है, लेकिन सिग्निफिकेंटली इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है कि मेक इन इंडिया को बूस्ट मिल जाए। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है भारत की, वो यहाँ पर इसको मिलते हैं यहाँ पे 0 मार्क्स। आगे चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ रेट पे। तो इस एनालिसिस को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ रेट को अपन 2 टर्म में बांटते हैं, 11 ईयर्स पीरियड और 11 ईयर्स पीरियड। पहले 11 ईयर्स पीरियड है साल 2001 से 2012 तक का, जिसके अंदर ये देखने को मिला कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 8.1% थी। अब अगर अपन दूसरे 11 ईयर के पीरियड को देखें तो वो है साल 2012 से 2023 का, जिसके अंदर भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट देखी गई सिर्फ और सिर्फ 5.5%। इसका मतलब 11 सालों के भीतर भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट है वो 2.6% कम हुई है यहाँ पे। और ये भी मेक इन इंडिया को बूस्ट नहीं करता। यहाँ पर मेक इन इंडिया की ये चीज़ खिलाफ है, मेक इन इंडिया को यहाँ पर फ्लॉप बनाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, इसको भी यहाँ पे 0 मार्क्स मिलते हैं। 4 फैक्टर में से 2 फैक्टर को यहाँ पर 0 मार्क्स मिल चुके हैं दोस्तों। अब अगर अपन आगे बढ़े तो आगे अपन को देखने को मिलते हैं भारत के एक्सपोर्ट्स। तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर अगर अपन नजर डालें तो ये देखने को मिलता है साल 2014 में भारत ने 317.45 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए थे, जो साल 2023 में बढ़कर 776.68 बिलियन डॉलर्स हो गए। अब ये चीज़ सुनाई तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव देती है, लेकिन अगर अपन इसको चेक करें तो पता चलता है ये जो ट्रेड है, ये जो एक्सपोर्ट भारत ने किया है, ये इंपोर्ट के मुकाबले बहुत कम है, जिसके कारण भारत का ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड डेफिसिट में जा चुका है। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर आप डेफिसिट को सीधा सीधा ये समझिए कि डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। यानी कि कोई दूसरा देश तो भारत को 100 रुपये की चीज़ बेच देता है, लेकिन भारत उसको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये की चीज़ बेच पाता है, और यहाँ पर भारत 30 रुपये के नुकसान में चलता है। तो भारत का जो ट्रेड है वो डेफिसिट में चलता है। तो अगर ट्रेड डेफिसिट चेक करें कि भारत साल 2014 में कितना डेफिसिट में था, यानी कितने घाटे में था, तो वो था 32.4 बिलियन डॉलर्स के घाटे में था। और साल 2023 में ये घाटा और ज़्यादा बढ़ गया। साल 2023 में भारत का ट्रेड डेफिसिट 54.5 बिलियन डॉलर्स हो गया। यानी कि साल 2014 से 2023 के बीच में भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 22.1 बिलियन डॉलर्स बढ़ चुका। जो तीसरा एक्सपोर्ट वाला जो फैक्टर है, इसके अंदर भी भारत को 0 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो भारत के बढ़े, लेकिन इंपोर्ट्स के मुकाबले इतने नहीं बढ़े कि ट्रेड डेफिसिट को यहाँ पर कम किया जा सके। यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट उल्टा। अब अगर अपन आगे बढ़े तो आगे अपने पास आता है चौथा फैक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। एफडीआई अगर देखें साल 2014-15 में भारत की थी 45.1 बिलियन डॉलर्स, जो 2023-24 में बढ़कर हो गई 71 बिलियन डॉलर्स। लेकिन अब यह आपको सुनाई तो बहुत पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन इसके पीछे की भी एक सच्चाई है। इसके पीछे की सच्चाई है डिस इन्वेस्टमेंट की। जितना भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आया, उसी दौरान भारत के अंदर डिस इन्वेस्टमेंट भी हुआ। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर से पैसा बाहर जा चुका है। भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आया था वो अब भारत से भग चुका है। तो साल 2023-24 के अंदर आपको जहां ये देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 71 बिलियन डॉलर्स का आया था, उसी दौरान भारत के अंदर डिस इन्वेस्टमेंट हुआ था 44.4 बिलियन डॉलर्स का।
तो वास्तविक एफडीआई कितना बचा भारत के अंदर, वो बचा सिर्फ और सिर्फ $26.6 बिलियन का। और यहाँ पर भी भारत का जो चौथा फैक्टर है उसको भी 0 मार्क्स मिलते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि 4 फैक्टर थे मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के, मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के, और इन चारों के चारों को 0 मार्क्स मिले। अब मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के अंदर फ्लॉप क्यों हो रहा है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर पा रही दूसरी देशों की कंपनियों को कि भाई आप दूसरे देशों को तो छोड़िए, भारत में आके अपना प्लांट सेटअप कीजिए और भारत के अंदर अपना प्रोडक्ट बनाइए, ताकि हम बड़ी शान से उस प्रोडक्ट के ऊपर लिख सकें मेक इन इंडिया। क्यों इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर फ्लॉप हो रही है, इसके पीछे 5 कारण है, एक एक करके आप समझते जाइए। पहला कारण है रेड टेपिज्म और इंडियन ब्यूरोक्रेसी। इंडिया के अंदर अगर कोई भी कंपनी बाहरी आती है, बाहर की कोई भी कंपनी आती है, तो उसको अपने प्लांट सेटअप करने से ले तक, ज़मीन मिलने से ले तक, ऑपरेशनली वर्क करने तक 1.5 साल से 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि इस बीच उस कंपनी के मालिक को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय घूमना पड़ता है, फिर कागजी कार्रवाई कई करनी पड़ती है, और उसके बाद में एक मंत्री से लेकर दूसरे मंत्रियों तक घूमना पड़ता है। इस बीच उस कंपनी को लग जाते हैं 1.5 साल से 5 साल। वहीं वियतनाम में अगर कोई कंपनी सेटअप होती है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने लगते हैं इन सब कामों को पूरा करने में। दूसरा बड़ा फैक्टर है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इंडियन गवर्नमेंट इतनी सुविधा बाहरी कंपनी को नहीं प्रोवाइड करा पा रही कि उनको डायरेक्ट आते ही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाए। बाहरी कंपनियां यहाँ आती हैं, कोई ज़मीन देखती हैं, उस ज़मीन पे व्यापार करने का सोचती है, वहाँ पे प्लांट लगाने का सोचती है। इतने में इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भारत के अंदर खड़े हो जाते हैं और उनसे सवाल करने लग जाते हैं कि आप यहाँ ये कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकते, यहाँ पर्यावरण को इस तरीके से नुकसान है, उस तरीके से नुकसान है। इस वजह से कंपनियों को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भारत के अंदर इतना जल्दी नहीं मिल पाता और कंपनियां यहाँ पर प्लांट सेटअप करने से भी लेट हो जाती है। ये दूसरा बड़ा फैक्टर। तीसरा बड़ा फैक्टर है लैंड एक्विजिशन का। कंपनी को क्लियरेंस चलो मिल जाता है जैसे तैसे करके, फिर कंपनियों को ज़मीन नहीं मिलती। कंपनी सोचती है कि भाई हम इस क्षेत्र के अंदर अपना प्लांट लगाएंगे, और वो जो क्षेत्र की ज़मीन है वो किसी न किसी कम्युनिटी को बिलोंग कर रही होती है, वो किसी न किसी जंगल को बिलोंग कर रही होती है, वो किसी न किसी विलेजर्स को बिलोंग कर रही होती है, जिसके कारण वो ज़मीन जल्दी कंपनी को नहीं मिलती और कंपनियां खूब प्रयास करते हैं वहाँ पर सेटअप करने का प्लांट को, कोर्ट में केस लड़ती हैं, प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को कंपनियां झेलती हैं। और जब कंपनियों को कुछ हाथ नहीं लगता नुकसान के अलावा, तब कंपनियां इंडिया को छोड़ के बाहर चल जाती हैं। इसका एक सबसे तगड़ा उदाहरण है स्टील मेकर कंपनी जो कि साउथ कोरिया की थी, पॉस्को का। पॉस्को ने साल 2005 में ओडिशा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था, और उस वक्त का सबसे बड़ा भारत का एफडीआई आया था, वो था $12 बिलियन का। इसके अंदर विलेजर्स जो थे उनकी ज़मीन पॉस्को को चाहिए थी, और पॉस्को को वो ज़मीन नहीं मिली क्योंकि प्रोटेस्ट लगातार चलते रहे। सरकार भी कोई नेगोशिएशन नहीं कर पाई दोनों के बीच में, यानी मीडिएटर का रोल नहीं निभा पाई, जिसके कारण साल 2017 तक कंपनी ने खूब नुकसान सहा, और फिर कंपनी साल 2017 में इंडिया से बाहर चली गई। लैंड एक्विजिशन के मामले में ये तो मैंने आपको किस्सा बताया एक बाहरी कंपनी का। अब मैं आपको सरकार का खुद का एक प्रोजेक्ट बता देता हूँ, 2 प्रोजेक्ट बताता हूँ। एक है भारतमाला और दूसरा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का। ये दोनों प्रोजेक्ट एकदम डिले फेज में चल रहे हैं, इनको भी लैंड एक्विजिशन की जो परमिट्स है वो नहीं मिल रही। ये सरकार की खुद के प्रोजेक्ट्स हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट 34,800 किलोमीटर का राजमार्ग है, जो साल 2015 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ इसका 23% का काम ही पूरा हो पाया है। ये काम जो है, ये प्रोजेक्ट जो है साल 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जिसकी लागत थी 5.35 लाख करोड़, लेकिन अब ये काम पूरा हो पाएगा साल 2027 में, और तब तक इसकी लागत डबल हो चुकी होगी। इसकी लागत तब तक हो चुकी होगी 10.63 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट भी अटका, उसकी लागत भी बढ़ गई, यानी समय पर काम भी पूरा नहीं हो पाया, सरकार का खुद का, और सरकार का ज़्यादा खर्चा भी हो गया, 2 गुना खर्चा हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। ये प्रोजेक्ट 2023 में ख़त्म हो जाना चाहिए था, जिसके सपने तो मोदी सरकार ने खूब दिखाए थे, लेकिन 2028 तक ये अब एक्सटेंड हो चुका है। इसकी लागत थी पहले 1 लाख करोड़, और अब जब ये 2028 में ख़त्म होगा तब इसकी लागत होगी 2 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं ये भी एक और सरकार का खुद का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर सरकार को खुद को लैंड एक्विजिशन के परमिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और सरकार यहाँ पर भी लेट है। चौथा जो मेन कारण है वो है स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्लो है कि भारत के अंदर हर बार 70% जो प्रोजेक्ट्स है वो डिले ही रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भारत के अंदर एक मालगाड़ी जितना तेज चलती है, उससे ज़्यादा एक एक्टिवा तेज चल जाती है। और 5वां बड़ा कारण है भारत के लेबर की। भारत के अंदर लेबर की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्किलफुल लेबर बहुत कम है, जिसके कारण बाहरी कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो मेक इन इंडिया के 4 फैक्टर्स हमने आपको बताए, और उन चारों को हमने 0 मार्क्स दिए अपने डेटा के हिसाब से। जो डेटा, जो एनालिसिस हमने किया उसके हिसाब से उनको 0 मार्क्स दिए।
5 फैक्टर हमने आपको बताया कि बाहरी कंपनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही है, ये भी आपको समझ आ गया। अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मेक इन इंडिया हमारे देश के अंदर अच्छे से फ्लॉप हो चुका है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि एनालिटिकल रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।